द रेड शर्ट मानवा के पार्ट 12 में तुम सभी का स्वागत है उम्मीद। तो लास्ट पार्ट में हमने दो भाइयों के बीच की लड़ाई देखी थी, जिसमें से एक भाई ने खुद को जानबूझ के सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि वो दूसरे भाई की फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, मुझे ना वो सीन बहुत ज्यादा इमोशनल लगा था। लाइक जब मैं वो पढ़ रहा था ना, उसी वक्त मेरी आंखों में से आंसू आना शुरू हो गए थे। देन उसके बाद एक्सप्लेन करते वक्त आंसू आना शुरू हो गए। देन जब एडिटिंग करने गया फिर आंसू आना शुरू हो गए। भाई इतना इमोशनल लगा था वो सीन मुझे। एनीवे सो लास्ट में हमने ऊचान वर्सेस डेट फेस भी देखी थी, जिसमें जो ऊचान काफी अच्छी टक्कर दे रहा था अकेला डेट फेस को। बट यू नो डेट फेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, जिस वजह से उसने ऊचान को ओवर पावर्ड कर दिया था। इवन वो तो ऑलमोस्ट ऊचान को मारने तक वाला था। बट तभी एंड मोमेंट पर वहां पर नंबर 2 और नंबर 3 आकर उसको बचा लेते हैं। एंड वो वहां पर इसलिए आए बिकॉज गाय को मारकर नंबर 3 को तो वॉशिंग मशीन मिल गई। आई मीन कंफर्म हो गई कि मिल जाएगी। बट अब बारी है नंबर 2 की और उसे चाहिए गेमिंग कंसोल, जो कि कैसे मिलेगा डेट फेस को मारकर। सो यह डेट फेस तुझे मरना पड़ेगा। खैर तो अभी डेट फेस और इनके बीच में बजे उससे पहले हमें डेट फेस का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को जो कि घोड़ों के वस्तमल में इस टाइम पर एक बच्चे को जन्म दे रही होती है। एंड वो उसका नाम रखती है बक, जो कि और कोई नहीं डेट फेस है। और तो इस बच्चे के आधे बाल जो है व्हाइट होते हैं और आधे बाल जो है ब्लैक होते हैं, जिसका मतलब ये बंदा हाफ ब्रेड है, हाफ रॉयल और हाफ गरीब खेलो या जो भी। खैर तो बक के पैदा होने से लेकर उसके बड़े होने तक वो अस्तबल ही उसकी पूरी दुनिया थी, बल्कि उससे भी बदतर बोलो, बिकॉज वो अस्तबल के अंदर भी नहीं बल्कि उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स था, उसके अंदर छुप कर रहा करता था। एंड उसकी माँ उसको ऐसे रखती थी ताकि वो किसी की भी नजरों में ना आए। क्यों ना आए? बिकॉज तुम्हें पता हाफ ब्रेड को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। खैर तो जो बक है उसके लिए सब कुछ उसकी सिर्फ माँ ही थी। एंड उसका खेलना कूदना सब कुछ उसका उसी की माँ के साथ हुआ करता था। और तो भाई तुम देखना जरा यार, कितना क्यूट लग रहा है डेट फेस बचपन में। खैर तो एक दिन उसकी माँ उसे बोलती है कि भाई तुझे आपसे तमीज से पेश आना होगा, बिकॉज तेरी रगों में नेविल फैमिली का खून दौड़ रहा है, ना कि मेरे जैसे किसी टुच की तरह। और इसीलिए अगर तू मेरी बात मानता है तो एक दिन तुझे नेविल फैमिली जरूर एक्सेप्ट करेगी। बट वहीं बक उसे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो बेचारा बस एक 5-6 साल का बच्चा है जो कि बाहर जाकर खुला आसमान देखना चाहता है और देखना चाहता है कि आसमान में स्टार्स कैसे लगते हैं। जो बात उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो उसमें थप्पड़ मार देती है कि तू अभी कहीं नहीं जाने वाला, तुझे अभी 10 साल और यहाँ पर रहकर सब कुछ सीखना है ताकि नेविल फैमिली तुझे एक्सेप्ट कर ले। देन वो उसके सामने अपनी गंदी सी शकल बनाकर रोना तक शुरू कर देती है कि तुझे नेविल फैमिली को ज्वाइन करना ही पड़ेगा ताकि तू अपनी माँ को बचा सके। सो प्लीज मुझे बचा ले कैसे भी करके। देखो इसकी माँ के साथ क्या हुआ है आई हैव नो आइडिया, और ना ही मुझे लगता है कि आगे चलकर हमें इनके बारे में ज्यादा कुछ बताया भी जाएगा। फिर तो अभी बक जैसे अपनी माँ की ऐसी हालत देखता है, वो समझ जाता है कि जिस तरीके से वो सफर कर रहा है उसकी माँ उससे भी ज्यादा कर रही है, इसलिए फिर वो खुद ही में थप्पड़ मारने लगता है। और तो इतना मारता है कि उसके गाल तक फूल जाते हैं। देन वो अपनी माँ को बोलता है कि अब मुझे होश आ गया है, मैं समझ रहा हूँ कि अब मुझे क्या करना है, इसीलिए अब से आप जो कुछ भी बोलेंगे मैं वो करूंगा ताकि मैं नेविली फैमिली को ज्वाइन कर सकूं। जो सुनकर उसकी माँ काफी खुश हो जाती है। एंड इसका फेस देखकर मुझे एक ही चीज लग रही है कि बक को पैदा करने के पीछे इसका कुछ तो इंटेंस है। मैं भी ये नेविली फैमिली में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। खैर तो अभी बक इनसे बोलता है कि भाई मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, बट उसके बदले में आपको भी मेरी एक विश पूरी करना पड़ेगी, और वो ये है कि मैं बाहर जाकर आपके साथ स्टार्स देखना चाहता हूँ। बट उसकी विश पूरी होती उससे पहले उसके हरामखोर बाप को उसके बारे में पता चल जाता है, और वो इतने से बच्चे को कूट काट कर रस्सी से बांध देता है। भाई तुम देख रहे हो कितना जालिम हो गई हरामखोर। भाई उसकी माँ वो उसके सामने गिड़गिड़ा रही होती है, भाई ऐसा मत कर, वो तेरा ही खून है, देखो उसके बाल देख, उसकी आंखें देख, सब तुझे पे गई है, वो तेरा ही बच्चा है। जो सुनने का दिया हरामखोर उससे बोलता ओ हाँ याद आया तू वही है ना वो जिसने मुझे उस रात को अटेंड किया था, है ना तू वही है ना, एंड में भी उसी रात की वजह से तू प्रेग्नेंट भी हो गई होगी। ओके फाइन मैं एक्नॉलेज करता हूँ इसे। जो सुनने का इसकी माँ बड़ी खुश होने लगती है, मैं भी उसका बेटे को एक्सेप्ट करेगा अब ये। बट ना वो तो अपने पास से गन निकाल कर सीधा इसके मत्थे पे तान देता है और बोलता है कि ये एक हाफ ब्रेड है जो कि मेरी गलती से पैदा हो गया और कुछ नहीं। जो सुनते ही उसकी वाइफ शॉक्ड हो जाती है, उससे पूछती है क्या मतलब है तुम्हारा। वेल वाइफ बोलना सही नहीं रहेगा मेरे ख्याल से इसे। खैर तो अभी ये हरामखोर उसको बताता है कि असल में बात ये है कि मेरा बड़ा भाई ना नेविली फैमिली में अब और हाफ ब्रेड नहीं रखना चाहता, तो या मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला, आई एम सॉरी। जो सुनती बक की माँ को एकदम से गुस्सा आ जाता और तो वो कुछ कर पाती उससे पहले वो हरामखोर उसकी माँ को उसी के आंखों सामने मार देता है, जो देखकर बक काफी गुस्से में आ जाता है, बट वो कुछ कर भी नहीं सकता। वहीं उसके हरामखोर बाप के पीछे जो बंदा खड़ा होता है वो उससे बोलता है भाई माँ तो मर गई, बच्चे का करना है, बाहर में आंधे साले को ऐसे ही छोड़ दे, मर जाएगा अपने आप। और तो इससे दूसरे सर्वेंट्स को भी एग्जांपल मिलेगा कि एक हाफ ब्रेड नेविली फैमिली के अंदर बहुत है। एंड ये बोलते वो हरामखोर अपने बगल वाले बच्चे को देख रहा होता है, जो कि मैं तुम्हें बता दूं ये बंदा और कोई नहीं बल्कि इवान है, और इवान अपनी आंखों से अच्छे से देख रहा है कि उसका हरामखोर बाप कितना गया गुजरा है। फिर तो इसके बाद ये हरामखोर इस बेचारे बच्चे को ऐसे ही छोड़कर चले जाते मरने के लिए, बट इवान वो नहीं, वो रात होती है उसके पास वापस आता है उसको छुड़ाने के लिए। इवान पहले तो खुद को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है कि भाई मेरा नाम इवान है और तू और मैं एक ही बाप की औलाद है, मतलब कि हम दोनों भाई हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ जो बंदा उसके बाप के पीछे खड़ा था वो भी इस टाइम पर इवान को सपोर्ट कर रहा होता है। अभी वो उससे बोल रहा होता है यंग मास्टर अभी हमें जरा जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए फिर इवान जल्दी से बक को यहाँ से भागने को बोलता है और बोलता है कि आज से तू फ्री है और अपनी लाइफ को आज से फ्री लीजिए। और बस इतना सुनते ही बक की आंखें चमक उठती हैं और फिर क्या माँ
फिर क्या बाप सबकी टेंशन भुलाकर और सीधा वहां से भागता है तारों को देखने के लिए। एंड जिंदगी में पहली बार फाइनली वो स्टार्स को देख पा रहा होता है, जो काफी खूबसूरत लग रहे होते हैं, और तो उसकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं ये देखने के बाद। देखो गाइस, किसी ने सही बोला है कि विलन्स आर नॉट बोर्न, दे आर मेड बाय दिस क्रूल वर्ल्ड। फिर तो इसी के साथ ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है और अभी डेट फेस ने इन तीनों के सामने पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया होता है। जो सुनते ये दोनों भी शौक रह जाते हैं, हाँ ये क्या होगा, पागल तो नहीं हो गए। अभी डेट फेस उनसे बोलता है कि सियोक को एलिमिनेट करना मेरा काम नहीं था, मैं तो उस इंसान की ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया, और इसीलिए बेहतर होगा कि तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। देन यहीं से सीन शिफ्ट होता है ब्लैक गोल्ड सोसाइटी पे, जहाँ पर सियोक और नंबर 1 किसी का वेट कर रहे हैं। एंड उसके पीछे हैं बेशियन लिन, मेरी बेटी शायो और कुछ बुढ़े एल्डर। अभी पहले तो हमें इन एल्डर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिनमें से पहले ये आते हैं एल्डर ऑफ द व्हाइट गोल्ड ऑर्डर जिनसेंग ली। देन हम आते हैं इन पर जिनका नाम है जिरान मो, ये भी एल्डर है। एंड हम आते हैं इन पर जो कि सीनियर एल्डर है, इनका नाम है जीचेंग वांग। एंड ये चारों मिलकर कहलाते हैं द व्हाइट गोल्ड ऑर्डर काउंसिल ऑफ एल्डर्स। एक मिनट, 3 को तो इंट्रोड्यूस करवा दिए, चौथे को क्यों नहीं कर पाया? दुश्मनी चल रही है क्या इससे? खैर तो मैं तुम्हें बता दूं, ये लोग यहाँ पर इसलिए आए बिकॉज जो व्हाइट गोल्ड ऑर्डर का लीडर है अपना बेशियन लिन, मेरी बेटी शायो का बाप, उसने इनसे कहा है कि ये बंदा जो सामने खड़ा है सियोक, ये 1 दिन के अंदर पूरे हाउंडोस को मारने वाला है, और अगर इसने ऐसा कर ले तो फिर ये लोग इसको अपना सक्सेसर बना लेंगे। इसलिए फिर क्या ये लोग आ गए, बिकॉज हाउंडोस की तबाही देखने में सबको इंटरेस्ट है। बट सियोक जो है बस इनके सामने आकर खड़ा हो गया और कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए इन लोगों का भी दिमाग खराब हो रहा होता है कि भाई हम लोगों को यहाँ पर खड़ा करके रख लिया, और तो ये खुद भी यहाँ पर खड़ा हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा है। मैं तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था, वो तो लीडर ने बुला लिया इसलिए आना पड़ा। तभी वो जो इनके सीनियर है जीचेंग वांग, वो इनको शांत कराते हुए बोलते हैं यार अभी इतनी जल्दी मत करो यार, थोड़ा सा टाइम बचा है लौंडे के पास, तो बस मजे में खड़े होकर देखो और कुछ नहीं। तभी मेरी बेटी शायद से बोलती है कर क्या रही है भाई, तेरे पास बस 3 घंटे बचे हुए, मेरे बाप से किया वो प्रॉमिस भूल तो नहीं गया ना? लुक एट हर बॉडी स्मैश। फिर आगे शायद उससे बोलती है भाई तो ये जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए ताकि तू अपना काम कर सके, बट सियोक से मना कर देता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, बल्कि जिसके लिए मुझे जानना है वो खुद मेरे पास आएगा। एंड ये अभी हम देखते हैं 2 बंदों को जो कि किसी पे अटैक करने को जा रहे होते हैं, एंड वो बंदा दोनों की मुंह पे घुसड़ मारकर दोनों का ही थोबड़ा बिगाड़ देता है। और तो वो बंदा कौन है, और कोई नहीं बल्कि और का, जो कि यहाँ पर सियोक से अपने भाई का रिवेंज लेने के लिए आया है। इसलिए अभी उसके रास्ते में जो कोई भी आ रहा होता है या तो उसको घुसड़ मार रहा होता है या उसका गला काट रहा होता है। एंड विद इन अ फ्यू मिनट सबको निन्नी करा दी। फिर वो सीधा एंटर करता है उस जगह पर जहाँ पर सियोक और उसकी पूरी काउंसिल बैठी हुई है। एंड ओरका को वहाँ पर देखकर शायो भी शॉक्ड हो जाती है कि सियोक ने जो बोला तो वो बिल्कुल सच है। तभी सियोक उससे बोलता है कि मैं इसको यहीं पर खत्म करने वाला हूँ, ताकि वो पीछे खड़े वो बूढ़े हैं ना उनको भी यकीन हो जाए कि वो लोग सही बंदे का साथ दे रहे हैं। इसीलिए वो नंबर 1 को भी अपनी हेल्प करने से मना कर देता है, बिकॉज अगर सियोक उसकी हेल्प लेता है तो वो बुढ़ाओं को घंटा यकीन नहीं आने वाला कि सियोक उनके काम के लिए वर्दी है भी या नहीं। इसलिए वो उससे बोलता है भाई तू यहाँ पर बस खड़े होकर देख, और मैं तुझे बता दूं सामने जो बंदा खड़ा हुआ है ना इसे अच्छे से देख ले, बिकॉज ये वो बंदा है जो पूरी हाउंड डॉग्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये बोलते हुए हमें ओरका का एक बहुत ही बेड पैनल दिखाया जा रहा होता है, और तुम जरा उसका हथियार देखना कितना बड़ा है। मैं ना वो उस नाइफ की बात कर रहा हूँ। खैर तो अभी और का सियोक से बोलता है सियोक मेरी बात सुन, आज ना मैं तेरा कीमा बनाने वाला हूँ। सियोक भी लेगा हाँ देखेंगे कौन किसका कीमा बनाता है। खैर तो अब इनकी तो बजनी है पक्की बात, बट इनकी वजह उससे पहले हम वापस से आते हैं डेट फेस पर, जिसने इस टाइम पर नंबर 2 और नंबर 3 के ऊपर अटैक कर दिया होता है। वही नंबर 2 नंबर 3 से बोलता है छोटे भाई रेडी हो जा, ये बोलते वो उसका हाथ पकड़ता और सीधा नंबर 3 को डेट फेस के पीछे दे मारता है, पीछे फेंक देता है। और तो तुम इनका कोऑर्डिनेशन देख पा रहे हो कि कितना अच्छा कर रहे हैं ये दोनों। लाइक अगर ये दोनों सामने से डेट फेस को फेस करते तो इनका टिकना मुश्किल हो जाता, बिकॉज वो कुछ अलग ही लेवल पर है। इसलिए नंबर 2 ने नंबर 3 को डेट फेस के पीछे कर दिया होता है ताकि ये दोनों आगे पीछे से मार सके, फाइट कर सके। अभी हम देखते हैं नंबर 3 पीछे पहुंचती डेट फेस के ऊपर कुनाई फेंक कर मार देता है, एंड डेट फेस विद इन अ सेकंड उस कुनाई को डिफ्लेक्ट कर देता है, एंड वो कुनाई सीधा ऊपर जाकर एक पाइप के अंदर घुस जाता है जो कि वाटर पाइप है, और तो उसमें से वाटर भी लीक होना शुरू हो गया है। एंड साथ ही ये लोग जिस जगह पर लड़ रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा ऊपर है, लाइक ये किसी हाइट वाली जगह पर लड़ रहे हैं जो कि मेटल की बनी हुई है, और कुनाई से पाइप लीक हो गया, सो ये प्रॉब्लम होने वाली है। फिर तो अभी डेट फेस जैसे ही देखता है कि ये दोनों अब उसके आगे पीछे से मारने वाले, इसलिए फिर वो अपने पास से एक और नाइफ निकाल लेता है और दोनों से फाइट करने लगता है। एंड ये भाई काफी अच्छी टक्कर दे रहा है, लाइक वो दोनों अलग अलग एंगल से फाइट कर रहे हैं, एंड ये अकेला दोनों को संभाल रहा है, और तो सिर्फ संभाल ही नहीं रहा बल्कि दोनों को काट भी देता है, जो देखकर दोनों को रियलाइज हो जाता है कि ये बंदा उन दोनों से बहुत बहुत ज्यादा फास्ट है। बट फिर भी ये दोनों हार नहीं मानते, उसको पुश करने का ट्राई करते रहते हैं। एंड तभी डेट फेस वहां से जंप कर जाता है। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये जंप कहां पर कर रहा है, लाइक आजू बाजू में तो कुछ है नहीं, अगर उधर को जंप करता है तो सीधे नीचे जाकर गिरेगा, गेम ओवर। तो मे भी ये साइड में जंप कर रहा है। एनीवेज जो भी है, अभी जैसे पीछे की ओर हटता है तभी उइचान भी भागता हुआ उसके पीछे से आ जाता है, जैसे डेट फेस ऑफ कोर्स देख लेता है बिकॉज वो बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए उइचान जैसे उसके ऊपर अपने नाइफ से अटैक करता है वो उसको ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर उइचान की आंखें पड़ जाती है, भाई को कौन से रिफ्लेक्स लेकर घूम रहा है भाई, ये ब्लॉक कैसे कर लिया इसने इतना फास्ट अटैक। भाई डेट फेस वो अभी उइचान से थोड़ा दूरी बनाता है और अपने पास से 3 कुनाई निकाल लेता है, और तो कुनाई निकालते हुए बोल रहा होता है अरे भाई बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पर, मानना पड़ेगा भाई काफी वक्त
होगा जब मैं किसी के साथ ऑल आउट गया हूँ। तूने ना तो मेरे अंदर आग ही लगा दी आग। तो चलो अब जरा थोड़ा ठंडा कर लिया जाए खुद को। ये बोलते ही वो अपने तीनों कनाई ऊपर जो वाटर पाइपलाइन गई होती है उसमें फेंक कर दे मारता है, जिससे ऑफ कोर्स उसमें से लीकेज हो जाती है और पूरी जगह पर पानी गिरना शुरू। और तो भाई तुम में से कोई मुझे एक बात बताना भाई, क्या ये वाटर पाइपलाइन प्लास्टिक की है? बिकॉज मैंने वाटर पाइपलाइन देखी है, वो लोहे की होती है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इतना ज्यादा हार्ड कि कुनाई तो दूर की बात, तुम उसके अंदर कुल्हाड़ी भी दे मारोगे ना वो नहीं टूटने वाला। खैर पता नहीं क्या सीन है अभी के लिए, जो इसके बदन में आग लगी होती है वो थोड़ा शांत होना शुरू हो जाती है। एंड अब लोंडे को आना शुरू हो गया मजे, बिकॉज अब उसको ठंडा ठंडा लग रहा है। भाई ओइचन वो ये देखकर पहले तो थोड़ा सा पागलपंती समझ रहा होता है कि इसने जो कुनाई से पाइपलाइन लीकेज करी इधर पागलपंती कर रहा है, बट वो समझ जाता है कि उसके सामने कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, डेड फेस है। सो या इसके पीछे भी कोई ना कोई प्लान तो होगा उसका। एंड बहुत ही जल्द वो ये भी समझ जाता है कि वो प्लान क्या है, जो कि मैंने शुरुआत में तुमसे बोला था कि पानी गिरेगा तो जिस मेटेलिक की जगह पर ये लोग फाइट कर रहे हैं वो स्लिपरी हो जाएगी। और तो मुझे डेड फेस का नहीं पता कि उसको ऐसी जगहों पर लड़ने का एक्सपीरियंस है या नहीं, बट इन तीनों में से किसी को भी पक्का नहीं है। इसलिए ओइचान को रियलाइज हो जाता है कि अब इन्हें प्रॉब्लम आने वाली है। भाई हम देखते हैं अभी नंबर 2 और नंबर 3 को, जो कि जंप कर उसी जगह पर आ गए होते हैं जहाँ पर डेड फेस है। और अब भी मैंने देखा जिस जगह पर ये लोग फाइट कर रहे हैं वो ब्रिज टाइप का कुछ है, एंड वैसा ही दूसरी तरफ भी है जहाँ पर डेड फेस ने जंप करा था। तो ये उस पर जंप करने जा रहे हैं। भाई अभी जंप करते हुए नंबर 3 नंबर 2 से बोल रहा था ओए ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी नंबर 2 से बोलता है चुप फोन कर साले अपना, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दे फाइट पर। तो अब यहाँ पर एक के अगेंस्ट हो गए 3 लोग, यानी अब होने वाला है 1 वर्सेस 3, जिसके बाद ये तीनों ही एक साथ चढ़ जाते हैं डेड फेस के ऊपर। और तो भाई डेड फेस को मानना पड़ेगा, वो पहले 1 वर्सेस 2 कर रहा था, दोनों को हैंडल कर रहा था, और अब भी वो हंसते वो तीनों को हैंडल कर रहा होता है। हम देखते हैं इन चारों का ही बहुत तगड़ा क्लैश चल रहा होता है, डेड फेस इन तीनों को अकेला संभाल रहा होता है। और संभालना तो दूर की बात, वो अभी इन दोनों से फाइट करते हुए बोर तक हो जाता है नंबर 2 और नंबर 3 से। इसलिए व्हाट ही डज वो दोनों को ही उड़ा देता है जैसे कुछ थे ही नहीं वो दोनों। एंड एक सेकंड मैंने अब भी देखा ये 3 है यहाँ पर, चौथा कहाँ है? ओइचान कहाँ है भाई यहाँ पर? लाइक इतनी दूर दूर का एंगल दिखाया गया, उसका हाथ ही ड्रॉ कर देता ही पता चल जाता कि कहाँ पर है वो। बट नहीं भाई थोड़ा मेहनत बचाना है। खैर तो अभी डेड फेस जैसे इन दोनों को उड़ाता है, ये दोनों ही सीधा जिस ब्रिज से आए होते हैं उसी ब्रिज के एज पर जाकर टकरा जाते हैं, और तो वो नीचे गिरे उससे पहले वो दोनों की दोनों उस ब्रिज को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से बचे जाते हैं। एंड इसके बाद वो ओइचान से बोलते हैं बेटा अब तेरी बारी। बट ओइचान डस वो वापस से अपना वही स्पीड वाला स्टेंस ले लेता है, वही स्टेंस जिसके अंदर उसकी हालत तक खराब हो गई थी। और तो डेड फेस अभी कुछ रिएक्ट भी कर पाता उससे पहले ओइचान इतना फास्ट मूव करता है कि उसको दिखता भी नहीं है और उसका शोल्डर काट देता है। जब तक डेड फेस अपना शोल्डर देखने में लगता है ओइचान उसका पेट भी काट देता है, जो देखकर डेड फेस को भी यकीन नहीं आ रहा होता कि भाई ये बंदा उस मूव को जिस मूव से इसकी हालत तक खराब हो गई थी उसको अगेन यूज कर रहा है, वो भी बार बार। बट अगर ये ऐसा ही करेगा तो इसकी जो मसल्स है वो फट जाएंगी अंदर से। एंड यह डेड फेस बिल्कुल सही है यहाँ पर, इसको यूज करने की वजह से ओइचान के मुंह से खून तक आने लगता है। बट ओइचान नहीं रुकता है, बिकॉज ही डिसाइड अब भी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए फिर वो बिना रुके बस डेड फेस के ऊपर अटैक ही करे जा रहा होता और तो उसको काट पीट कर रख देता है। एंड उसी मोमेंट पे हमें कुछ रस्सियां टूटती हुई नजर आ रही होती हैं। वेल ये क्या है मुझे नहीं पता, मे भी ये लिमिट बताई जा रही है कि ओइचान ने अपनी लिमिट को काट दिया है। खैर इसके बाद हमें डेड फेस का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हमें एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील होता है, और वो ये है कि हाउंड डॉग्स असल में इन लोगों ने नेविली फैमिली के लिए नहीं बनाई होती, बल्कि उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए बनाई होती है। बट इवान को डर था कि अगर ये लोग नेविली फैमिली के अगेंस्ट लड़ते तो मे भी मारे जाए, इसलिए वो डेड फेस को सॉरी बोल रहा होता है कि भाई हम नेविली फैमिली से नहीं जीत सकते, और अगर हम हमेशा ऐसे ही भागते रहे तो बहुत जल्द मारे जाएंगे। इसलिए बट ही डिसाइड कि चलो नेविली फैमिली के साथ काम करते हैं, बिकॉज यही एक तरीका है हाउंड डॉग्स को बचाने का। भाई लिटरली इतनी बड़ी चूतिया बनती नहीं भाई, तुम सियोक को देखो, वो अकेला होने के बाद भी गोंग वोंग के अगेंस्ट चला गया था, एंड ये साले हरामखोर इतनी बड़ी गैंग लेने के बाद भी डर रहे हैं। भाई इससे अच्छा तो ये लोग सियोक का ही साथ देते थे, ज्यादा आसानी हो जाती। खैर ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। अभी हम देखते हैं इवान पूरा खूनम खान हो गया होता है, वहीं ओइचान उसमें अभी इतनी भी जान नहीं बची है कि वो खड़ा हो सके, जमीन पर गिर जाता है, जो देखकर ये लोग भी चिल्लाना शुरू कर देते, बिकॉज इनको लग रहा होता है ओइचान गया, बिकॉज डेड फेस अब उसे इजीली मार देगा। बट डेड फेस उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है इस टाइम पर। वो अभी अपने दिमाग में बोल रहा होता है कि हमने इतना बड़ा हाउंड डॉग्स बनाया सिर्फ नेविली फैमिली को खत्म करने के लिए, बट हम घंटा कुछ नहीं कर पाए। भाई ये लोग अभी भी नेविली फैमिली का डटकर सामना कर रहे हैं, ये लोग अभी भी उसी पाथ पर चल रहे हैं जिस पर हम एक टाइम पहले चले थे, बट अब हमारा पाथ अलग हो गया, हम उस पाथ से हट गए जिस पर हम थे, और ये हैं। इसलिए ही डिसाइड कि अब वो सब कुछ इनके ऊपर छोड़ देगा, एंड ये बोलते हुए वहां से खुद ही से नीचे गिर जाता है। और तो गिरते हुए इसको अपने बचपन का वो दिन याद आने लगता है जब इसने जिंदगी में पहली बार स्टार्स देखे थे। डेड फेस को यकीन नहीं आ रहा होता भाई आखिर अब ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं वो सब याद क्यों कर रहा हूँ, बट ये मेमोरीज नहीं रुकती हैं, वो उसके सामने आए जा रही होती हैं। उसे याद
बताता है वो दिन जब वो पैदा हुआ था, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि इसको ये कैसे याद है, बट यार अभी उसको खुद की माँ की याद आने लगती है। एंड जेट अभी उन्हें बेवकूफ बोल रहा होता है। उसका मानना हो रहा होता है कि भाई अगर तुम्हें इतना सब कुछ करने के बाद मरना ही था तो एटलीस्ट मेरी वो विश ही पूरी कर देती कि मेरे साथ एक बार, बस एक बार स्टार्स देख लेती। और तो ये बोलते हुए वो रो भी रिया होता है कि वो जो स्टार्स थे वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थे। एंड देन डेट फेस जमीन पर गिरकर मर जाता है। मे भी मर ही गया होगा, बिकॉज दिखाया तो नहीं गया है, लेकिन हाँ मर ही गया होगा। देखो गाइस, इसकी मौत का बुरा तो लग रहा है, बट इसकी मौत जो है ना सेंस नहीं बना रही है मुझे कहीं से कहीं तक। लाइक अगर तुम्हारा पाथ था नेविल फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का तो डेट फेस को इन लोगों के साथ मिल जाना चाहिए था, बट उसने मरना चूज करा। पता नहीं क्यों, मे भी इसलिए बिकॉज उसे पता था कि उसका बड़ा भाई इवान उनके अगेंस्ट नहीं जाने वाला, इसीलिए उसको यही करना सही लगा। खैर अभी हम आते हैं नंबर 2 और नंबर 3 पर, जो कि थकार कर उचान के पास ही लेट गए होते हैं। और तो नंबर 3 उचान के बारे में बोल रहा होता है, भाई मर गया क्या, हिल नहीं रहा। जिस उनका नंबर 2 उसको चुप कराता है, भाई चुप बे ऐसा मत बोल। इसके बाद नंबर 3 उससे सॉरी बोलता है। देन नंबर 2 नंबर 3 से बोलता है कि यार चल अपना अपना गेम शेयर कर लेते हैं। जो उनका नंबर 3 भी लेगा, हाँ ऐसा क्यों भाई, हमें तो एक एक गेम मिलने वाला है ना, तो हम काहे को शेयर करेंगे, अपना अपना खेलेंगे ना। अभी नंबर 2 से बताता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो जो अपना गेम है उईचान को दे देगा। देन इसके बाद ये दोनों ही उईचान को उठाकर वहां से जाने लगते हैं। और नंबर 3 बोल रहा होता है यार हम उसको काहे को देंगे यार, हम तो ऑलमोस्ट मरते मरते बचे हैं उसके पीछे। नंबर 2 से बोलता है यार हमने कुछ नहीं करा, पूरा क्रेडिट इसी को जाता, बिकॉज सब कुछ इसी ने करा था। तभी नंबर 3 से बोलता है यार ये बंदा ना मुझे पसंद आने लगा है, तो क्यों ना एक काम करें हम इसे भी अडॉप्ट कर लेते हैं। जिस बात पे नंबर 2 भी अग्री करता है कि हाँ भाई मैं भी यही बात सोच रहा था। इसलिए फिर नंबर 3 उईचान से पूछता है हाँ तो भाई बता क्या ख्याल है हमारी फैमिली में ज्वाइन होने का। जो सुनकर उईचान हाँ में जवाब देने के लिए ऊपर को उठता है और वापस नीचे को गिर जाता है। सोया अब उईचान के पास भी एक फैमिली हो गई है, जिस वजह से उईचान भी काफी खुश है। तभी नंबर 2 बोलता है मुझे लगता है कि अब उईचान सबसे यंगेस्ट होने वाला है हम में से। जिस उनका नंबर 3 काफी खुश होता है कि ये भाई अब मुझे छोटा भाई बनकर नहीं रहना पड़ेगा। एंड ये लोग अपने में मस्त बातें करते हुए वहां से निकल लेते हैं। और अब हम वापस से आते हैं ब्लैक गोल्ड सोसाइटी पे, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। इन दोनों में से एक भी हिलने का नाम नहीं ले रही है। फेल क्यों नहीं हिल रहा है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से आमने सामने फाइट नहीं कर रहे, बल्कि अपने माइंड में फाइट कर रहे होते हैं। तुम लोगों में से अगर किसी ने अभी तक बाकी हनुमा सीरीज देखी है तो उसका जो नया वाला सीजन था उसके अंदर जब तक मुसाशी नहीं आया था तब तक तो लोग एक दूसरे से आमने सामने ही फाइट करा करते थे, बट मुसाशी के आने के बाद ना पूरी फाइट है बस मन ही मन में चलेंगे, मन ही मन में। और यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट उठाकर डाल दिया, बट वो जो मन की फाइट है ना वो इन लोगों के अलावा तो किसी और को नजर आने नहीं वाली। इसलिए वो एल्डर्स बोर होने लगते हैं, यार कितनी देर से खड़ा कर रखा हुआ है, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा। दूसरा वाला बोल रहा होता भाई इसकी ना पक्का फट गई होगी अपने सामने हाउंड डॉग्स को देखकर। भाई तीसरा वाला बोल रहा होता अरे यार हमें ना यहाँ पर बुलाकर पूरा टाइम वेस्ट कर दिया और अब तो इसके पास बस एक ही घंटा बचा है, क्या कर लेगा ये उसका। वहीं वेशियन लिन वो भी ये देखकर बेचारा टेंशन में कि भाई गलत इंसान पे तो भरोसा नहीं कर बेटा। तभी उसके बगल में खड़े वो सीनियर एल्डर है, वो उनसे बोलते हैं भाई आर यू श्योर कि ये बंदा कुछ कर भी पाएगा। लाइक एल्डर्स तो बिल्कुल ही खिलाफ है आपके इस डिसीजन के, वो ना साथ देने वाले इस बंदे का, बट आपके पास अब भी टाइम है, आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं। तभी वेशियन लिन उनसे बोलते हैं कि भाई अब भी इसके पास टाइम बचा हुआ है, तो बस चुपचाप खड़े होकर देखो कि क्या होने वाला है। भाई मन ही मन में बस विश कर रहे होते कि भाई सियोक प्लीज कुछ ना कुछ तो कर दिखा दे, वरना फिर ना मना पाने वाला तो इन लोगों को ये बस तो ये एक बोझ समझ के रह जाएंगे। वहीं ये एल्डर्स वो आपस में लगे पड़े होते कि भाई ये कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, 24 घंटे में भला ये क्या ही उखाड़ लेगा, और अब तो इसके पास टाइम भी नहीं बचा, एक ही घंटा बचा हुआ है, और तो 24 घंटे में 4 हाउंड को खत्म करना ना भाई ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। देखो भाई ये लोग तो हो गए कम्प्लीटली सियोक के अपोजिट, बिकॉज ये लोग अपने मन ही मन में फाइट कर रहे हैं और इनको कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, इसलिए इनको घंटा यकीन नहीं कि सियोक कुछ उखाड़ने भी वाला है। वही मेरी बेटी शायो इन बुड्ढों की बातें सुनकर उसका भी दिमाग खराब हो रहा होता है, वो भी यही बोल रही थी कि पता नहीं मेरे बाप ने इसके अंदर क्या देख लिया जो पूरा व्हाइट गोल्ड ऑर्डर का फ्यूचर इसके हाथों में देने को तैयार हो गया है। तभी वहाँ पर एक बंदा भागते हुए आता है इनको एक अर्जेंट मैसेज देने के लिए। तभी वो जो सीनियर एल्डर होते हैं वो उससे बोलते देख भाई अगर इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं है ना तो बाद में आना, बाद में करेंगे इसके बारे में बात। बट वेशियन लिन उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि भाई कुछ तो इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया है ये बंदा, इसीलिए पूछते हैं भाई बता क्या है। तभी वो बंदा उगलना शुरू करता है कि उसे हाउंड डॉग्स के डेथ के रिकॉर्डिंग कुछ रिपोर्टें मिली हैं। आगे वो उन्हें बताता है कि 6 बजे इल्सियोक चोई और 2 और लोडर ने मिलकर काय को खत्म कर दिया है, यानी वो हमने देखा था ना ट्रिपल्स ने जाकर सीधा काय को थप्पड़ मार के खत्म कर दिया, उस बारे में बता रहा है। जो सुनने के बाद इन बुड्ढों की आंखें पड़ जाती कि भाई क्या बकवास कर रहा है तू। तभी वो बंदा और बताना शुरू करता है कि 8 बजे सियोक ने शिन कामिया को खत्म कर दिया, और तो इतना ही नहीं 10:30 बजते बजते उईचान और 2 और लोंडो ने मिलकर एट फेस को भी ठिकाने लगा दिया। जो सुनते ही ये एल्डर्स मेरी बेटी शायो सबकी आंखें फट जाती हैं। भाई और का ये सुनते ही उसके पैर तले तो जमीन ही खिसक जाती है। अभी वो एल्डर्स उस मैसेंजर से पूछ रहे होते भाई तेरी बात पक्की तो है ना, एंड ही से अरे पक्की की बात कर रहा हूँ, अरे 1001% श्योर बोल रहा हूँ ये बात को। जिसके बाद इन तीनों के पसीने छूटने लगते हैं, भाई आखिर इसने ये सब करा कैसे। भाई वेशियन लिन वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, वो समझ जाता है कि सियोक ने यहाँ पर आने से पहले ही सब कुछ किस्सा खत्म कर आया है। देन वो अपने बगल में खड़े और सीनियर एल्डर से बड़े छोड़ में बोलते हैं हाँ तो भाई अब क्या कहना है तुम्हारा। देख भाई मुझे ये पोजीशन मिली है बिकॉज मैं ना लोगों का कैरेक्टर जज करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा हूं, तो बता अब भी मुझ पे शक है तुझे। जो तुम रिवील कर रहे आप कैसी बातें कर रहे हो, आप पे भला कोई कैसे शक कर सकता है। तभी वेशियन लिन उन सभी से बोलता है देखो भाई अब सबको पता चल गया है कि बंदा कितना कैपेबल है,
तो अब बस बैठकर तमाशा देखो, बिकॉज ये वो बंदा है जिसके कंधों पर व्हाइट गर्ल सोसाइटी का पूरा फ्यूचर है। वही हम आते हैं सियोक पर, जो कि इस टाइम पर नंबर 1 से बोल रहा होता कि भाई अब तो खुश हो जा, बिकॉज तेरे भाइयों ने ना कुछ ज्यादा ही करके दिखा दिया है, तो अब तो तुझे उन पर प्राउड फील होना चाहिए। नंबर 1 उससे बोलता है उन्होंने बस वही करा है जो उनसे एक्सपेक्ट करा गया था, बट अभी के लिए खुशी की बात तो ये है कि ये जो बुढ़ा इतनी देर से बड़बड़ा रहे थे ना, उनकी बोलती बंद हो गई है। भाई अपने मन में बोल रहा होता है कि भाई 4 राउंड को एक दिन में खत्म करना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना सियोक के लिए, बिकॉज सियोक वो बंदा है जिसने एक दिन से भी कम के टाइम के अंदर पूरी गोंगोन की ऑर्गेनाइजेशन को ही खत्म कर रख दिया था, और इसीलिए नंबर 1 बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है। वही हम देखते हैं इन दोनों को जो कि एक दूसरे को ही घूरे जा रहे होते हैं, और अब हो गई है बहुत मन में फाइट, तो अब आ गई है असलियत में हथियार निकालने की, इसलिए फिर ये दोनों एक दूसरे से सीधा भिड़ जाते हैं, और बस ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अब इनके बीच में क्या होने वाला है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, जो कि आएगा सीधा 18 दिन बाद, बिकॉज वो सारे चैप्टर अनलॉक नहीं है, लॉक्ड पड़े हुए हैं। और अब बारी आ गई है उन लोगों की जो कि लुकिज्म के लिए बैठे रहते हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि इस टाइम पर पीटीजे वाले को ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए, इसलिए वीडियो डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट टेंशन ना लो, तुम्हें लुकिज्म मिल जाएगी। देखो लुकिज्म जो है तुम्हें हर थर्सडे यानी गुरुवार यानी जुमेरात को मिल जाएगी, और वो वहाँ पर देख पाओगे टेलीग्राम पर। और तो जिन लोगों को नहीं पता टेलीग्राम पर कैसे जाना है उस वीडियो को देखने के लिए, तो वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर प्रोसेस बताया गया है। और हाँ, अब उन लोगों की बारी जो डेविल रिडेंडो हाई स्कूल के लिए बैठे हुए हैं। गाइस मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ भाई, मैं जब भी काम करने को बैठता हूँ कुछ ना कुछ आ ही जाता है, बट पक्का 1-2 हफ्ते के अंदर उसको खत्म कर दूंगा, पक्की बात, खत्म कर ही दूंगा इस बार तो। खैर तो अब मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।